अस्सलाम वालेकुम। उम्मीद है कि आप लोग खैरियत से होंगे। आज हम डिस्कस करेंगे करंट अफेयर्स का लेक्चर जो कि हमारे पास है लोन के ऊपर। सबसे पहले हम लोन के सोर्सेज के बारे में डिस्कवर करते हैं कि हमारे पास इंटरनल सोर्सेज होते हैं और एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं। इंटरनल सोर्सेज कौन से होते हैं? स्टेट बैंक होते हैं, हमारे पास कमर्शियल सोर्सेज होते हैं और बिजनेस एंटिटीज़ होती हैं। और जो हमारे पास लोन के एक्सटर्नल सोर्सेज होते हैं उसके अंदर हमारे पास IMF आ जाते हैं, वर्ल्ड बैंक, एशियन डेवलपमेंट बैंक हमारे पास आ जाते हैं। और हम मिडल ईस्टर्न कंट्रीज से लोन लेते हैं और चाइना वगैरह से लेते हैं। अब हमारे पास रीज़न क्या है फॉर एक्वायरिंग लोन्स, हम उस चीज़ को डिस्कस करते हैं कि हमारे पास कंट्री कब लोन एक्वायर करता है, उसकी क्या रीज़न्स होती हैं। व्हेन कंट्री इज़ फेसिंग बजट क्राइसिस, जब किसी कंट्री को जो है ना बजट क्राइसिस होते हैं तब वो लोन एक्वायर करता है। जैसे पाकिस्तान अभी इसको फेस कर रहा है प्रॉब्लम को पहले डे फर्स्ट से, तो इसलिए पाकिस्तान जो है ना हमेशा लोन एक्वायर करता है। और अगर एक्सपेंडिचर ज़्यादा हों और कलेक्शन कम हो तब भी कोई कंट्री जो होता है ना वो हमारे पास क्या करता है, लोन एक्वायर करता है। अब हम फिजिकल ईयर 2024 और 2025 के अंदर देखते हैं तो हमारे पास एक्सपेंडिचर जो है ना पाकिस्तान के वो कितने थे, 18.9 ट्रिलियन। और जो हमारे पास कलेक्शन थी वो कितनी थी, 13 ट्रिलियन। ठीक है। अब इसमें हमारे पास क्या था, 6,000 अरब का जो था ना शॉर्टफॉल था एवरेज 2024-25 के अंदर। अब हम अगर लास्ट 5 ईयर्स का देखते हैं ना तो हमारे पास मोर देन 4 ट्रिलियन का क्या आता है, शॉर्टफॉल आता है। फिर हम देखते हैं लास्ट 10 ईयर्स का तो हमारे पास मोर देन 4.5 ट्रिलियन का शॉर्टफॉल आता है। फिर हम देखते हैं लास्ट 20 ईयर्स का तो हमारे पास मोर देन 2.9 ट्रिलियन जो है ना शॉर्टफॉल आता है। तो इस वजह से फिर जो है ना पाकिस्तान हमेशा क्या लेता है, लोन्स लेता है। अब हमारे पास क्या होता है, नंबर 2 हमारे पास क्या रीज़न है, कंट्री फेसिंग बैलेंस ऑफ पेमेंट क्राइसिस हैज़ टू एक्वायर लोन। अब एक ऐसा मुल्क जिसके अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का जो है ना इशू हो तो वो भी लोन एक्वायर करता है। अब इसमें हमारे पास किस तरह होता है, जैसे हमारे पास अगर डॉलर के रिसोर्सेज जो है ना रिजर्व्स वो डिप्लीट हो जाएं तब कोई कंट्री के अंदर बैलेंस ऑफ पेमेंट का क्राइसिस आता है, वो लोन एक्वायर करता है। अब पाकिस्तान हैज़ बीन परसिस्टेंटली फेसिंग दिस इशू। ठीक है। अब पाकिस्तान के अंदर अगर हम देखें जून 2021 के अंदर 23 बिलियन डॉलर के रिसोर्सेज थे स्टेट बैंक के पास और कमर्शियल बैंक्स के पास। उसके बाद अगर हम जून 2024 के अंदर देखें तो हमारे पास कितने थे, 9 बिलियन डॉलर रह गए थे रिसोर्सेज। ठीक है। अब हम देखते हैं आगे अपने इस लेक्चर के अंदर कि हमारे पास है ना अब डॉलर के रिजर्व जो है ना पाकिस्तान के अंदर कम हुए हैं तो उसकी क्या रीज़न है, क्यों कम हुए हैं। अब हम देखते हैं कि जो हमारे पास ट्रेड डेफिसिट है ना हैज़ बीन डेंजरसली हाई। तो हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट है ना वो डेंजरसली हाई रहा क्योंकि 2023-24 के दरमियान जो है ना हमारे पास जो ट्रेड डेफिसिट था 45 बिलियन डॉलर रहा। अब रीपेमेंट ऑफ लोन अलॉन्ग विद इंटरेस्ट, तो इसके अंदर पाकिस्तान के बहुत ज़्यादा जो डॉलर रिजर्व होते हैं ना वो चले जाते हैं। जैसे कि हमारे पास रिसेंट डेटा के मुताबिक 13 बिलियन डॉलर्स है, वो हमारे पास रीपेमेंट ऑफ लोन के अंदर चले गए। ठीक है, इंटरेस्ट की मद के अंदर। और हमारे पास जो डॉलर के ज़खायर है ना वो ज़्यादा कैसे हो सकते हैं, हमारे पास डॉलर के ज़खायर पाकिस्तान के अंदर उस वक्त ज़्यादा होते हैं जब हमारे पास रेमिटेंसीज आती हैं, मतलब बाहर के लोग पैसा भेजते हैं। 29 बिलियन प्लस डॉलर जो है ना बाहर से पाकिस्तान के अंदर आता है, जो पाकिस्तानी बाहर रहते हैं दूसरे कंट्रीज़ के अंदर वो भेजते हैं। फिर हमारे पास रोशन डिजिटल अकाउंट है, उसके अंदर 4 बिलियन डॉलर आए हैं बाहर से। जो अदर सोर्सेज है ना वो हमारे पास क्या आते हैं, फॉरेन इन्वेस्टमेंट आती है। तो इस तरह हमारे पास डॉलर पाकिस्तान के अंदर आता है। ठीक है। और डिफरेंस हमारे पास किस बेस पे बनता है, डिफरेंस 18 बिलियन डॉलर का जो है ना, ये डेट्स वाई बैलेंस ऑफ पेमेंट कैपेसिटी स्क्वीजिंग, डेट्स वाई वो टेक लोन्स। अब जो हमारे पास 18 बिलियन डॉलर का जो डिफरेंस आता है ना इस वजह से फिर हमारे मुल्क को क्या करना पड़ता है, लोन लेने पड़ते हैं। अब हम कुछ ईयर्स का इधर कंपेयर करते हैं, जब हमारे पास 2008 के अंदर थे ना 6 ट्रिलियन पाकिस्तानी या फिर 62 बिलियन जो है ना हमारे पास डॉलर्स, वो फ़ॉरन लोन था। ठीक है। जब हमारी मीशत 6 ट्रिलियन पाकिस्तानी की थी तो हमारे पास लोन कितना था, 62 बिलियन डॉलर का फ़ॉरन लोन। जब हमारी मीशत जो है ना 2013 के अंदर 12 ट्रिलियन पे गई ना पाकिस्तानी पे, तो हमारा लोन कितना था, 84 बिलियन डॉलर फ़ॉरन लोन। तो इस तरह 2018 के अंदर जब हम 29 ट्रिलियन पाकिस्तानी रुपीज़ पर गए तो हमारा लोन कितना हुआ, हमने फ़ॉरन लोन कितना लिया, 107 बिलियन डॉलर। फिर 2021 के अंदर हमारे 38 ट्रिलियन पाकिस्तानी, तो हमने इधर कितना लोन लिया, 120 बिलियन डॉलर। तो जब हमारी मैशत 2024 के अंदर 62 ट्रिलियन डॉलर पाकिस्तानी रुपीज़ पर गई तो फिर हमने लोन कितना लिया, 146 बिलियन डॉलर। तो ये हम फिर लोन लेते हैं ताकि जो हमारे पास जो है ना रेमिटेंसेज होती हैं या फिर हमारे पास डिफरेंस आता है या डेफिसिट आता है उसको कंपनसेट करने के लिए। अब 2024 से 2027 तक एक्सपेक्ट किया जाता है कि पाकिस्तान 72 बिलियन डॉलर लोन करेगा, एक्वायर करेगा। ठीक है। और 2024-25 के दौरान हमने कितना लोन पे किया, 2024-25 के दरमियान हमने लोन पे किया 24 बिलियन डॉलर, वी हैव टू पे। ठीक है। अभी हम करें ना करें वो बात की बात है, मगर हमने ये पे करना है।
अब हमारे पास क्या आता है कि नंबर तीसरी रीज़न आती है टू फाइनेंस डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स। अब हम लोन क्यों एक्वायर करते हैं? क्योंकि हमारे मुल्क के अंदर तो हमारे पास डॉलर के रिजर्व नहीं है। जो हमारे पास डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स चल रहे हैं उनको फाइनेंस करने के लिए फिर हम क्या करते हैं? लोन एक्वायर करते हैं वर्ल्ड बैंक से, एशियन डेवलपमेंट बैंक से। हमारे पास अब जो पाकिस्तान चाइना का जो प्रोजेक्ट चल रहा है, पाक चाइना, वैसे हम चाइना से भी लोन एक्वायर करते हैं। अब 2015 के अंदर अब जो है ना हमारे पास क्या हुआ कि चाइना के अंदर किसने मेहमद डैम के अंदर इन्वेस्टमेंट की, दियामर भाषा डैम के अंदर की, और $25 बिलियन की इन्वेस्टमेंट आई। जो हमारे पास क्या है, बिगर चंक है एक लोन का। इसमें हमने मोटरवेज बनाई, हाईवेज बनाई, एनर्जी इंफ्रास्ट्रक्चर बनाए। और हम इसको किस लिए यूज़ करते हैं? हेल्दी, इसको हम क्या कहते हैं? हेल्दी यूज़ ऑफ लोन का हेल्दी यूज़ करना। उसके अंदर हम क्या करते हैं कि इंफ्रास्ट्रक्चर को अपग्रेड करते हैं और जनरेट करते हैं, फिर उससे दोबारा मनी जनरेट करते हैं, जैसे मेट्रो, बस स्टेशन वगैरह और इस तरह की चीज़ें, या फिर कोई एनर्जी प्लांट वगैरह लगाना फॉसिल फ्यूल्स का। तो उससे फिर क्या होता है? एनर्जी जनरेट होती है, उससे फिर हम दोबारा मनी जनरेट करते हैं। फिर अब हमारे पास साइन ऑफ डेवलपमेंट ऑफ अ कंट्री कहाँ से आते हैं? जब हमारे पास लोन जो है ना वो डेवलपमेंटल प्रोजेक्ट्स के अंदर लगते हैं, तो फिर हमारे पास क्या आता है कि एक कंट्री, हमें पता चलता है कि वो क्या कर रहा है? डेवलपमेंट कर रहा है। अब हमारे पास इम्प्लीकेशंस ऑफ लोन्स क्या होती हैं? हमारे पास वो ये होता है कि हमारे पास आईएमएफ, वर्ल्ड बैंक एटसेट्रा जब हमें लोन देते हैं ना, तो उसे हम क्या कहते हैं? डेबिट ट्रैप कहते हैं। अब पाकिस्तान जो है ना इसके अंदर फंस चुका है विशियस साइकिल ऑफ डेबिट ट्रैप के अंदर, और उसको ये लोन पे करने हैं, और गवर्नमेंट को एक्वायर, उस लोन को पे करने के लिए फिर गवर्नमेंट मजीद लोन ले रही है। तो इस तरह 2023-24 के अंदर हमारे पास क्या था? $19 बिलियन लोन पे किया हमने बैक बाय टेकिंग लोन। अब हमने 2023-24 के दौरान हमने $19 बिलियन लोन लिया, ठीक है, ताकि हम जो पिछला लोन है ना उसकी जो किस्तें हैं वो पे कर सकें। फिर हमारे पास क्या आता है? वेन एवर अ न्यू गवर्नमेंट कम, फर्स्ट पर्पज वाज टू टेक लोन एंड टू ब्रेथ फाइनेंशियली टेक लोन ट्रैप इन विशेष है। अब हमारे पास जब भी नई गवर्नमेंट आती है वो हमेशा क्या करती है? लोन लेती है, और लोन फिर क्या करते हैं? पाकिस्तान को हाइपर इन्फ्लेशन की तरफ ले जाते हैं। अब जो 2021 से 2024 तक देखें तो हमारे पास हाईएस्ट इन्फ्लेशन आई पाकिस्तान की हिस्ट्री की। इन्फ्लेशन रेट जो था ना, हमारे पास प्राइसेस हाई कोई इनके अंदर इजाफा हुआ कीमतों के अंदर। SPI जो था पाकिस्तान का वो 48% था, और CPI कितना था? 37%। फिर हमारे पास क्या हुआ? डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ हुई, और हमारे पास ये क्या थी? एक मेजर रीज़न थी जिसकी वजह से हमारे पास क्या थी? इसकी जो है ना डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़ की, वो कंडीशंस ऑफ IMF मेन रीज़न थी। उसने क्या किया कि मेक रुपी फ्री फ्लोटिंग। उसने कहा कि IMF ने कंडीशन लगाई कि जो है ना रुपीज़ को फ्री फ्लोटिंग कर दिया जाए। इससे जो हमारे पास क्या थी? प्राइस ऑफ रुपीज़ जो कंट्रोल थी ना बाय स्टॉक एक्सचेंज, तो वो फिर हमारे पास क्या हुआ? डिक्रीज़ हुई, और इस तरह हमारे पास रुपीज़ डिवैल्यू हो गया। अब स्टेट बैंक जो है ना उसको वो कंट्रोल नहीं करेगा पाकिस्तानी रुपीज़ की प्राइस को। इस तरह हमारे पास क्या होगा? कैपिंग ऑफ डॉलर नहीं होगी, और कैपिंग ऑफ पाकिस्तानी रुपये होगी। डॉलर की प्राइस फिक्स कर दी ₹225। स्टेट बैंक पहले इसको कंट्रोल करा था, फिर इसको क्या कर दिया? फ्री छोड़ दिया गया। तो इस तरह हमारे पाकिस्तानी जो रुपया था उसकी वैल्यू डिवैल्यू हो गई। फिर हमारे पास कमर्शियल बैंक्स आते हैं और मनी एक्सचेंजर आते हैं। वो हमारे पास क्या करते हैं? वो डॉलर की कैपिंग करते हैं आर्टिफिशली, और फिर हमारे पास क्या करते हैं? स्टॉक एक्सचेंज के अंदर पाकिस्तानी रुपीज़ की कीमत बढ़ जाती है। मतलब अगर आप पाकिस्तानी रुपीज़ जो है ना, अगर इसकी वैल्यू जब इंक्रीज़ होती है ना डॉलर की निस्बत, तो इसे हम क्या कहते हैं? डिवैल्यूएशन ऑफ पाकिस्तानी रुपीज़। और जो हमारे पास पाकिस्तानी रुपीज़ की डिवैल्यूएशन होती है उससे फिर क्या आता है? मुल्क के अंदर इन्फ्लेशन आता है, महंगाई आती है, और तबाही आती है। हमारे पास अब क्या करते हैं? हम किसी भी प्रोडक्ट को जब इंपोर्ट करते हैं तो वो काफ़ी महंगी पड़ जाती हैं, क्योंकि पाकिस्तानी रुपीज़ की वैल्यू काफ़ी डॉलर की निस्बत डिवैल्यू हो चुकी है। हमारे पास दूसरी रीज़न क्या है? अनप्रेसिडेंटेड इंक्रीज़ इन द वॉल्यूम ऑफ लोन। अब जो हमारे पास लोन है ना वो हम इतना ज़्यादा ले चुके हैं कि अब उनका वॉल्यूम क्या है? अनप्रेसिडेंटेड, मतलब बहुत ज़्यादा बढ़ चुका है। अब मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस जो है ना 38 ट्रिलियन, ठीक है, 38 ट्रिलियन हमारे पास लेती है लोन। 38 ट्रिलियन से 62 ट्रिलियन उसने लोन लिया, ठीक है। इसने यहाँ से 30, पहले हम कितना हमारा लोन था? 38 ट्रिलियन था, तो उससे उसने क्या जंप किया? 62 ट्रिलियन के ऊपर, मतलब मोर देन 7 ट्रिलियन प्लस जंप रुपीज़ उसने इसकी वजह से कि हमारे पास क्या हुआ? रुपये की वैल्यू डी वैल्यू हो गई, ठीक है। उसके बाद हमारे पास गवर्नमेंट हैज़ टू बाय डॉलर्स फ्रॉम मार्केट इन पाकिस्तानी रुपी। अब गवर्नमेंट जो है ना पाकिस्तानी जो है ना रुपीज़ के अंदर मार्केट से डॉलर खरीदती है, और जो रीपे करती है ना वो क्या करती है? डॉलर की फॉर्म में करती है। इस तरह हमारे पास क्या हो जाता है? डॉलर कम हो जाते हैं, जिसकी वजह से हमारे अपने पैसे की वैल्यू कम हो जाती है। अब 2021 के अंदर $1 बिलियन जो था ना उनकी कीमत थी 178 बिलियन पाकिस्तानी। अब जो है ना 2024 के अंदर $1 बिलियन की कीमत कितनी हो चुकी है? 280 बिलियन पाकिस्तानी, ठीक है। उसके बाद हम आते हैं कि हमारे पास लोन ऑफ IMF नॉट ओनली हैव नेगेटिव इंप्लीकेशन बट आल्सो हैव पॉजिटिव इंप्लीकेशन। अब हम इसके पॉजिटिव पहलू की तरफ देखते हैं, पहले हमने इसके नेगेटिव पहलू की तरफ देखी है IMF के। इससे हमारे पास क्या होता है कि IMF हमारे पास डिमांड करती है कि जो हमारे पास स्ट्रक्चरल रिफॉर्म्स है ना इस टैक्स सिस्टम ऑफ कंट्री उसको लाया जाए, इंक्रीज़ किया जाए टैक्स बेस को, टैक्स रेट को इंक्रीज़ ना किया जाए,
5% जो है ना वो हमारे पास इलीट के ऊपर टैक्स लगाया जाए। ये चेयरमैन एफबीआर की तरफ से रिफॉर्म लाई गई थी। ये किसकी वजह से लाई गई थी? आईएमएफ की वजह से। और आईएमएफ क्या कहती है कि इंडस्ट्रियल रिफॉर्म्स लाई जाए, एग्रीकल्चर रिफॉर्म्स लाई जाएँ, पावर सेक्टर के अंदर रिफॉर्म्स लाई जाएँ, प्रमोट किया जाए टूरिज़्म को और प्रमोट किया जाए आईटी को। इस तरह इन सेक्टर को प्रमोट करने से हमारे पास क्या होगा कि हमारे पास जो गरीब होगा उसके ऊपर इन्फ्लेशन का असर कम होगा, और जो अमीर होगा उससे थोड़ा मतलब पैसा निकाल के टैक्स की मद के अंदर तो मुल्क के जो है ना मॉनेटरी सिस्टम को क्या किया जाएगा, डेवलप किया जाएगा। तो होप सो आपको ये सारा मतलब तरतीब से समझ आ गया होगा। अल्लाह हाफिज़। हैव अ ग्रेट डे।